मिट्टी के घर में बिस्तर पे बैठकर अनामिका अपने पति की तस्वीर को देखते हुए, ये क्या मेरे शहर के पति, आपने शादी कर ली, 7 फेरे भी ले लिया, आसमान में अरुंधति तारा दिखाकर आपने साथ निभाने का वादा किया। अगर आप मेरा इस तरह हाथ न छोड़ते, अपने साथ गाड़ी में बैठाकर लेके चले जाते, फिर गांव में मुझे इस तरह से तकलीफ न सहनी होती। जब वो कह ही रही थी तभी सावित्री दूध लेकर अनामिका के पास आती है और उसकी बातें सुन लेती है और दरवाजे के पास ही रुक जाती है। आपके माता पिता ने दहेज मांगा, मेरे माता पिता ने देने के लिए हाँ भी कह दिया, पर आप लोग दहेज को लेकर विशेष करके कुछ बताया ही नहीं। आपको साफ साफ तरीके से दहेज के बारे में कहना चाहिए था ना। पर आपने कहा कि मुझे बस मेरी पत्नी चाहिए, पैसे तो हमारे पास बहुत है, हमें तो बस एक अच्छी लड़की घर ले जाना है। तभी साफ साफ कह देते तो मेरे इस शहर के पति पे मुझे कितना प्यार आता। उसकी ये सारी बातें सावित्री सुन के कहने लगती है, यह मेरी बेटी अपने पति के बारे में सोच रही है जो उससे शादी तो किया पर छोड़कर चला गया। परेशान हो रही है सोच के। उसे पता है कि पिताजी रमन ने कितनों के पैर पकड़े हैं पैसों के लिए। अगर ये तकलीफ शहर के दामाद समझ पाते तो अच्छा होता, एक साथ सारी समस्याएं खत्म हो जाती। इस तरह सोचकर दूध का ग्लास लेके वहाँ से वो चली जाती है। उधर शहर में बगीचे में बैठकर प्रसाद गाने सुन रहे थे, तभी रमेश आके गाना बंद कर देता है। क्या हुआ बेटा अचानक से? पिताजी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। जरूर बेटा, बताओ कैसी मदद चाहिए तुम्हें? मैं पैसे दूंगा, आप उन पैसों को ले जाके अनामिका के पिताजी को देकर आइए, ताकि अनामिका उन पैसों को ले आकर एक अच्छे दिन देखकर माँ को दे दे, और फिर पैसे देने के बाद अनामिका यहाँ से चली जाए। लेकिन बेटा, तुम्हारी माँ को तो अंदाजा है कि शायद हम ऐसा ही कर रहे हैं, इसीलिए उसने मुझे हाउस अरेस्ट कर रखा है। हमें अगर किसी से बात करनी है तो घर से ही करना होगा, ताकि सारी बातें तुम्हारी माँ सुन सके। ये बात याद रखना। फिर भी पिताजी, हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हमें पता नहीं कि उन पैसों का हम क्या करें। जो लोग हमारे यहाँ आते हैं उन्हें हम दान करते हैं, फिर इस तरह दहेज लेकर लड़ाई किस बात की? ये बात हो ही रही थी तभी शारदा वहाँ आ जाती है। तुम्हारे पिताजी क्या जवाब देंगे बेटा? मैं जवाब देती हूँ ना। तुम कब आई शारदा? तब आई जब बेटा कह रहा था कि पैसे लाके वो आपको देगा। मैंने आप लोगों की पूरी बातें सुन ली है। तुमने जब सब सुन ही लिया है, फिर तुम देर किस बात की कर रही हो? बताओ अपने बेटे को सही सही जवाब दो शारदा। हमारे पास जब इतने पैसे हैं, फिर दहेज लेने की क्या जरूरत है? जब मुझे कहना होगा तो मैं जरूर कहूँगी। अभी तुम लोग जाके वहाँ पर बैठ के अपना ऑफिस का काम करो। जाओ बेटा, जाओ। ठीक है माँ। इस तरह कहकर रमेश चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अनामिका जब अपने कमरे में बैठकर पति की तस्वीर देखते हुए कह रही थी, तभी उसे एक विमान की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से अपने कमरे से उठकर भाग के बाहर आती है और विमान को देखने लगती है। अरे विमान के ड्राइवर जी, जरा एरोप्लेन को मेरे घर के पास लाके रोकिएगा। मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। आप मुझे मेरे शहर के पति के पास छोड़ दीजिएगा। अब आप ही मेरे पति से मिलवा सकते हैं, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। इस तरह एरोप्लेन को देखते हुए बातें करती है और चलने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो दुखी होकर, मेरे गले में मंगलसूत्र बांधे हुए 3 हफ्ते हो गए हैं। 7 जन्म के लिए 7 फेरे हमने लिए। लगता है यही जिंदगी है कि मैं अपने मायके में ही रहूं। पर मुझे तो मेरे शहर के पति चाहिए। बस चाहती हूँ कि कोई मुझे मेरे शहर के पति के पास बस ले जाके छोड़ दे, पर कौन ले जाएगा? सोच ही रही थी तभी पिताजी रमन जो बाहर गए हुए थे वो घर लौट आते हैं। क्या हुआ बेटा, ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? इस विमान में बैठ के मेरे शहर के पति जा रहे हैं पिताजी, इसीलिए बाय कहने आई थी। उन्हें देख लिया, मैंने उन्हें बाय भी कह दिया। अब कमरे में जाके बैठ जाती हूँ। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। इस तरह कहने पे अनामिका कोई जवाब नहीं देती है और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। अजी, जब बेटा पूछ रहा था तो आप क्यों नहीं बताए कि अगर हम दहेज नहीं लेते तो बेटे के बारे में वो गलत समझते? ये बात आपने बेटे से क्यों नहीं कही? मैं सोच ही रहा था कहूँगा, तब तक तुम आ गई। अच्छा है कि तुम ही कह दो। मैं कैसे कहूँ?
जब बेटा आराम करेगा तभी आप जाके कहिएगा। ध्यान रखिएगा ताकि वो मेरे बारे में गलत ना सोचे। ठीक है शारदा, मैं बेटे को समझा के कहूँगा। तुम जाओ, काम करो। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। उधर सावित्री के घर में सावित्री अपने पति रमन को देखती है, फिर उसके पास जाकर कहती है, "ऐ जी, आप जो काम के लिए गए थे क्या हुआ?" मैंने पूछा सावित्री, पर जिसे भी पूछ रहा हूँ वो कह रहे हैं 2-3 महीने इंतजार करने के लिए। क्या कह रहे जी? और 2-3 महीने का समय? इधर हमारी बेटी दुखी हुए जा रही है। इतना कहकर सावित्री भी दुखी होकर घर के अंदर चली जाती है। तभी एक दिन रमन दहेज के पैसे लेने के लिए घर से बाहर जाते हैं। सावित्री काम के लिए जाती है। उसी दौरान अनामिका कुछ कपड़े बैग में डाल के उस बैग को सर पे रख के सीधा गांव के बस स्टैंड में चली जाती है। मुझे माफ कीजिएगा पिताजी, मुझे पता है कि आप कैसे भी मुझे गांव से शहर नहीं भेजने वाले, इसीलिए मैं आप लोगों को बिना बताए सीधा जा रही हूँ अपने शहर के पति के पास। वहाँ जाके मैं अपनी सास को मनाऊंगी, सीधा जाके अपने ससुर जी के दोनों पैर पकड़ लूंगी। इस तरह सोचते हुए बस स्टैंड के तरफ चल के जाने लगती है। वहीं पे उसे एक बस खड़ी दिखती है जो कि शहर के लिए निकलने ही वाली थी। फिर सर में बक्सा लेकर अनामिका शहर पहुंच जाती है और चारों तरफ आश्चर्य होकर देखने लगती है। अरे बाप रे, जहाँ देखो बड़े बड़े बस, बाइक, कार, ऑटो चल रही है। अब मैं कॉलोनी कैसे पहुँचूं? सोच ही रही थी तभी एक ऑटो वाला ऑटो लेकर अनामिका के पास आके रुकता है। कहाँ जाना है दीदी? मुझे मेरे पति के कॉलोनी में लेके चलो। अच्छा, वो तो मैं जाऊंगा, पर कॉलोनी का नाम क्या है? कहा ना मेरे पति के कॉलोनी में लेके चलो। क्या तुम्हारे पति का कॉलोनी? वो कहाँ पे है? ये शहर है ना, तुम्हें ये भी नहीं पता और तुम शहर में ऑटो चला रहे हो। ये सुनकर ऑटो वाला भी बड़ा आश्चर्य हो जाता है। वैसे आपके पति किस शहर में रहते हैं? शहर कहा तो फिर पूछ रहे हो कौन सा शहर? तुम्हें कुछ नहीं पता। देखो इस तस्वीर में जो है वो मेरे पति है, मुझे उनके पास जाना है। इस तरह से कहने पर ऑटो वाला बिना कुछ कहे चुपचाप ऑटो लेके वहाँ से चला जाता है। रात के वक्त घर पे रमन और सावित्री को जब पता चलता है कि अनामिका शहर गई हुई है तो वो जल्दी से प्रसाद को फोन करके पूरी बात बताते हैं। अरे क्या कह रहे भाई साहब, अनामिका तो पहले शहर कभी नहीं आई। मैं उसे जाके चारों तरफ ढूंढता हूँ, आप हिम्मत रखिए। इतना कहकर प्रसाद फोन काट देते हैं। फिर तुरंत रमेश को वो पूरी बात बताते हैं। शारदा के लाखों मना करने के बावजूद प्रसाद और रमेश उनकी एक बात नहीं सुनते। वो दोनों अपनी अपनी गाड़ी लेकर अनामिका को सड़क पे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो सड़क से जा रहे थे और चारों तरफ अनामिका को ही ढूंढ रहे थे। उधर अनामिका सड़क किनारे दुखी होकर एक जगह बैठ जाती है। फिर जो खाना लाई थी उसी को खाती है और जो कंबल ले आई थी उसको ओढ़ के सड़क पे ही सो जाती है। अगले दिन गांव की रहने वाली अनामिका एक भैंस पर बैठ जाती है और अपने पति की तस्वीर को दिखाते हुए सबसे कहने लगती है, सर, मैडम, बहन, भाई, ये मेरे शहर वाले पति है। अगर कोई इन्हें जानता हो कृपया उनका पता बता दीजिए। इस तरह जोर जोर से वो कहती है। ये देखकर जैत्रा टीवी के रिपोर्टर कृष्णा शूट कर लेते हैं और सीधा ऑफिस में ले जाते हैं और जैत्रा टीवी पे इस न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज की तरह चलाया जाने लगता है। नमस्ते, जैत्रा टीवी पर आपका स्वागत है। अब हम ब्रेकिंग न्यूज देखेंगे। शहर में आई गांव की बहू, हाथ में पति की तस्वीर लेकर वो शहर घूम रही है। क्योंकि उसके पैरों में दर्द हो रहा था, इसीलिए भैंस के ऊपर बैठकर वो सभी को अपने पति की तस्वीर दिखा रही है। पति का नाम नहीं बता रही है क्योंकि पति का नाम लेने से उसे शर्म आ रही है। एंकर जब ये खबर कह रहा था तभी रमेश और प्रसाद टीवी देख रहे होते हैं। तस्वीर में दिखने वाले दामाद जी जो शहर में रहते हैं, आपके लिए गांव की लड़की यहाँ तक मिलने आई है, उन्हें अपने साथ ले जाइए। लोकेशन का पता चलते ही रमेश और प्रसाद देर न करते हुए भैंस पे बैठी अनामिका को लेने के लिए सीधा निकल जाते हैं। उन्हें देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। फिर वो अनामिका को गाड़ी में बैठाकर सीधा घर ले आते हैं। शारदा से मंजूरी दिलवाते हैं। ठीक है, मेरे ही बेटे के प्यार में बहू गांव से सीधा शहर आ गई, अब तो कैसे भी बहू के रूप में स्वीकार नहीं होगा। अनामिका जल्दी से आके सासू माँ का पैर छू के आशीर्वाद लेती है और तब से सभी लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।
ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लकड़ियों की गठरी लेकर रमेश परेशान होकर घर लौटता है। अनामिका अपनी बेटी भव्य को पढ़ा रही होती है। लकड़ियों की गठरी रमेश चूल्हे के पास रख देता है। अनामिका, वो कहाँ है? कौन? आप किसके बारे में पूछ रहे हैं जी? इसका मतलब है वो अभी तक हमारे घर आए नहीं। अरे, आप किन के बारे में बात कर रहे हैं? तब से आकर बस वो कहे जा रहे हैं। आखिर में वो कौन है? हाँ पिताजी, वो कौन है? अनामिका, जरा बाहर आओ तो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे पता है, अंदर जाने के बाद आप कौन सी बात करेंगे, इसीलिए मैं नहीं आने वाली। आपको अगर कोई जरूरी बात करनी है यहीं पे कीजिए। अरे अनामिका, मैं अभी बहुत परेशान हूँ। परेशान है? वो किस लिए जी? क्यों मैं परेशान हूँ अगर बता दिया तो तुम भी बहुत परेशान हो जाओगी। मैं भी परेशान हो जाऊंगी, पर असल में बात क्या है? जब मैं लकड़ियाँ काट रहा था जंगल में तो कार से अमृता और अजय इसी गांव की तरफ आए। मुझे लगा वो हमारे घर ही आ रहे हैं, पर यहाँ आकर देखा वो हमारे घर आए नहीं। चाहे अमृता अजय हो या फिर कोई और हो कार में, आपको इस बात से क्यों परेशानी? ये सही बात नहीं है। आपने किसी और को ही देखा होगा, कोई दूसरा अजय या फिर अमृता को इस गांव में आते हुए। अमृता कोई और नहीं, वो तुम्हारी सबसे अमीर दोस्त है, और अजय जो कभी तुम्हें बहुत प्यार किया करता था। जैसे ही आपने मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया था, मैं आपकी पत्नी हो गई और मैं सब कुछ भूल गई। ये भी भूल गई कि अजय कभी मुझे प्यार भी करता था। लेकिन वो लोग हमारे गांव क्यों आए? ये सब सोचना बंद करके जाइए, खेत में जाइए। सासू माँ ने कहा है कि वो खेत में जाके आज घास काटने वाली है। अनामिका के कहने पे रमेश वहाँ से चला जाता है। बहुत ही सुंदर सा फूलों के बगीचे के बीच एक गेस्ट हाउस था। बाहर 2 कुर्सियाँ रखी हुई थी जिसमें अमृता और अजय बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी वहाँ काम करने वाली कमला आके खड़ी होती है और मनी मन सोचती है, देखने में सुंदर और अच्छी है, पर सुंदर लोगों के पास अक्सर दिमाग नहीं होता, इसीलिए अजय बाबू कैसे हैं बिना जाने हुए ही उनसे शादी कर ली। ये तो अपनी मौत ढूंढते हुए खुद आई है, क्योंकि अजय खूबसूरत लड़कियों से शादी करके यहाँ ले आता है और उन्हें मार देता है। इस तरह सोच ही रही थी, तभी कुछ जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी। अभी तुम जाओ और अंदर जाके काम करो कमला। ठीक है मालकिन। इस तरह कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। इस गांव में इतना सुंदर गेस्ट हाउस है, इस बारे में आपने कभी नहीं बताया। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया अमृता। ये बहुत खूबसूरत है, इस तोहफे को मैं कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा याद रखूंगी। ठीक है अमृता, तुम चाय पी के अंदर चले जाना, डरना नहीं। मैं खाने के लिए कुछ सामान लाने शहर जा रहा हूँ। लौट के आने में कितना वक्त लगेगा अजय आपको? शहर जाके आने में कितना वक्त लगेगा? कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। लेकिन क्यों अमृता? 1 घंटा गेस्ट हाउस में अकेले बैठ के मैं क्या करूंगी? मैं कमला को साथ लेके जरा गांव घुमाऊंगी। ठीक है अमृता, जाओ, जाके गांव घूम कर आओ, तब तक मैं सब बंदोबस्त करता हूँ। थैंक यू अजय। इतना कहकर अमृता कमला को साथ लेकर मिट्टी के रास्ते से होकर जाने लगती है। कमला, इस गांव में अनामिका कहाँ रहती है, तुम्हें पता है? अनामिका दीदी, वो तो बहुत अच्छी है, उन्हें कौन नहीं जानता भला। फिर मुझे उसका घर ले चलो कमला, हम दोनों बहुत अच्छी सहेलियां हैं। उसे देखे बहुत दिन हो गए हैं और ऊपर से उसका घर भी भूल गई हूँ। आइए मालकिन, मैं आपको दिखाती हूँ। कमला मिट्टी के रास्ते से होकर अमृता को साथ लेकर अनामिका के घर की तरफ जाने लगती है। उस वक्त अजय अपने घर के पीछे एक गड्ढा खोद रहा होता है। ये अमृता वो है जिसने मुझ पर भरोसा किया, और ये छठी महिला होगी जिसे मैं धोखा देने जा रहा हूँ। आज रात मैं उससे पूरी संपत्ति अपना नाम करवा के सीधा उसे ऊपर भेज दूंगा। इस तरह वो सोचते हुए गड्ढा खोद रहा था। उधर कमला अमृता को साथ लेकर अनामिका के घर में पहुंच जाती है। अनामिका अपनी अमीर सहेली अमृता को देखकर पहचान लेती है। अमृता दीदी, आप अनामिका जी को ढूंढ रही थी ना, ये वही है। ठीक है कमला, तुम कह रही थी ना घर पे कुछ काम है, काम करके तुम लौट के आओ,
तब तक मैं अनामिका से अच्छे से बात करती हूँ। ठीक है मालकिन, जैसा आप कहे। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। अरे क्या मैं ऐसी खड़ी रहूंगी अनामिका, या बैठने के लिए तुम मुझे एक कुर्सी भी दोगी? हम बहुत गरीब हैं अमृता, हमारे पास चेयर नहीं है। हम जमीन पे चटाई बिछा के बैठते हैं। बैठना है तो चलो। छी, मैं चटाई पे बैठूंगी? मैं तुम्हारी अमीर सहेली हूँ अनामिका। ऐसा क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आओ घर के अंदर बैठो। उसकी जरूरत नहीं, हम बगीचे में जाकर फूलों के बगीचे के बीच में बैठेंगे। अमृता कह ही रही थी, तब तक शारदा वहाँ पे आ जाती है। बहू, ये लड़की कौन है? अमृता नाम है, मेरी सहेली है माँ जी। कोई ऐसी वैसी सहेली नहीं, अमीर सहेली हूँ मैं। जाके बगीचे में बैठ के बात करो बहू, पोती के साथ मैं हूँ। चलो, अब तुम्हारी सास ने भी अनुमति दे दी है, हम बगीचे में बैठ के बात करते हैं। माँ जी, वो नहीं आ रहा है। मैं गायों के लिए हरी घास लेके आती हूँ। जैसे ही बेटा आता है मैं उसे भेज देती हूँ। तब तक अमृता देर ना करते हुए अनामिका का हाथ खींचते हुए उसे बगीचे की तरफ ले जाने लगती है। उधर रमेश हरी घास की गट्टर सर पे लेके घर के तरफ आ रहा होता है। इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार है जब अमृता और अजय इस गांव में आए हैं। पर वो किस लिए आए और कैसे पता चलेगा वो यहाँ पर क्यों आए हैं, ये सब बताने में मुझे कौन मदद करेगा? क्या ऐसा भी हो सकता है कि अजय अनामिका के लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ा करने वाला हो? ये सोचते हुए वो घर के तरफ पैदल आ रहा होता है। उधर आंगन के बगीचे में बैठकर अमृता और अनामिका बातचीत कर रही होती है। तुमने गरीब रमेश से शादी कर ली है, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? बहुत खुशी खुशी बीत रही है। मुझे देखकर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या अमृता? मेरे सास ससुर मजदूरी का काम करते हैं, मेरे पति खेत में किसान का काम करते हैं। जो भी होता है उसी से बहुत अच्छे से रखते हैं मुझे। क्या अजय ने जितना प्यार दिखाया था उससे भी ज्यादा रमेश प्यार दे रहा है तुम्हें? हाँ अमृता, उससे भी कई ज्यादा प्यार। तुम्हारी तो शादी हो गई अजय से, तो अजय ने क्या पति का प्यार दिया तुम्हें? पति का प्यार? वो क्या होता है अनामिका? चाहे कुछ भी खाना हो, मिर्च चावल खाए, अचार चावल खाए, चिकन मटन जो भी खाए, वो अपने हाथों से पहले मुझे खिला देते हैं। चाहे वो कितनी भी देर से घर क्यों ना आए, हम साथ में ही खाते हैं। खेत में घासों के बीच जब भी कोई फूल उगता है वो लाके मेरे बालों में लगा देते हैं। मेरा सर दर्द होता है तो वो झंडू बाम लगा देते हैं। अगर कभी बुखार हो जाए तो रात भर बिना सोए हुए मेरे सर पे वो पट्टी बदलते हैं। ये सारी बातें अमृता चुपचाप सुन रही थी। तभी उसी वक्त घास का गट्टा लेकर रमेश घर आता है। शारदा बताती है कि अनामिका की एक सहेली आई है। ये सुनते ही वो जाके दीवार के पीछे छुप जाता है और दोनों के बीच क्या बातें हो रही है वो कान लगा के सुनने लगता है। तभी उधर अजय जो गेस्ट हाउस में था उसका फोन बज उठता है। चाहे कितनी भी रात हो जाए, आज रात अमृता को मुझे मारना ही है, इस तरह वो फोन पे कहता है। पर उस रात अमृता अनामिका के घर पे ही सो जाती है। तुम बहुत सौभाग्यवान हो अनामिका, आज तक मुझे पति का ये प्यार तो कभी नहीं मिला। मुझे जाके अजय से पूछना पड़ेगा, कहकर अमृता वहीं पे सो जाती है। अगले दिन कमला आके अजय की जो जो करतूतें हैं सारी सच्चाई अमृता को बता देती है। पर अमृता को विश्वास नहीं होता। आपको मानना पड़ेगा मालकिन, इसीलिए तो कल रात आपको यहाँ से घर भेजा ही नहीं गया। ये बात हो ही रही थी, तब तक अजय की गाड़ी आके अनामिका के घर के सामने रुकती है। डरते डरते अनामिका जाके गाड़ी में बैठती है। गाड़ी आगे चलने लगती है। अमृता, क्या तुम्हारे पिताजी ने सारी जायदाद तुम्हारे नाम पे कर दी है? नहीं अजय। इस बात से अमृता को अजय की मानसिकता समझ में आ जाती है। उधर रमेश और अनामिका अपने में बातचीत कर रहे होते हैं। अनामिका, जब मैंने कहा था तुमने क्यों नहीं माना? अब इस बारे में बात करके क्या फायदा? गरीब बहू रानी ने अपनी अमीर सहेली की जान बचा ली, ये काफी नहीं है क्या? आप ही बताइए। रमेश अनामिका उसके बाद से खुशी खुशी एक साथ जीवन बिताने लगते हैं। अनामिका इस तरह से अपनी सहेली को अजय के बारे में सारी सच्चाई बता देती है और बहुत ही चालाकी से उसकी जान भी बचा लेती है। अमृता भी बहुत ही चालाकी के साथ अजय को अपनी जायदाद के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने दिया और अजय से वो अपनी जान बचा ली। ये थी आज की हमारी एक बेहतरीन कहानी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।